नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का जो हिंदी विषय है क्षितिज भाग 2। इसमें से 10वां जो पाठ है नेताजी का चश्मा, उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक जो है स्वयं प्रकाश, उनका परिचय देखेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो यहाँ पर हमने ये जो स्वयं प्रकाश है उनका थोड़ा सा परिचय देखा। तो उन्होंने इस कहानी में, नेताजी का चश्मा कहानी में उन्होंने क्या बताया है, तो उसका जो पाठ प्रवेश है वो पहले हम देखते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। कि इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने हमें एक चश्मे वाला जो है उसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यह कहानी यह कहती है कि देश के लिए सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। तो इस कहानी में हम यह बात देखेंगे। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कि यहाँ पर ये जो हवलदार साहब है वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उन्हें उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, और कस्बा भी बहुत बड़ा नहीं था, और जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान वहाँ पर थे, और जिसे बाजार कहा जा सके ऐसा एक ही बाजार वहाँ पर था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो यानी कि कैसी की जिसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो ऐसी नगर पालिका थी, और एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल था, और सीमेंट का छोटा सा एक कारखाना था, और 2 सिनेमा घर भी थे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। कि एक छोटा सा कस्बा है जिसमें ये
सब सुविधाएं हैं और नगर पालिका है तो कुछ न कुछ हर साल छोटा मोटा काम करवा दिया करते थे। और वहाँ पर जो शहर का मुख्य बाजार है वहाँ पर चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर किसी अधिकारी ने लगवा दी थी। तो यह जो कहानी है वो उसी प्रतिमा के बारे में है और प्रतिमा नहीं बल्कि उससे भी एक छोटा सा जो हिस्सा है उसके बारे में है जो हम आगे देखेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं कि पता नहीं कि यहाँ पर देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी तो नहीं होने के कारण और अच्छी मूर्ति लगाने का अनुमान ही नहीं है और अच्छी मूर्ति लगाने के लिए उपलब्ध बजट भी नहीं होगा। इसीलिए किसी ने क्या कर दिया है कि स्थानीय कलाकार को ही ये अवसर दे दिया गया होगा और निर्णय लिया होगा कि एक मूर्ति बना दी जाए और वह यहाँ पर लगाई जाए। और यह काम एक मोतीलाल जी को ही सौंप दिया जाता है और महीने भर में उन्होंने क्या किया कि महीने भर में ही मूर्ति बना दी और मूर्ति बनाने का एक काम करने का मानो एक शासनाविधि समाप्त होने करी हो, इस तरह से एक मूर्ति का काम करवा दिया। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी कि मूर्ति कैसी बनाई थी, संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कि टोपी की नोक से लेकर दूसरे बटन तक यानी शर्ट के दूसरे बटन तक वह इतनी 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। और वो मूर्ति कैसी थी, सुंदर थी और नेताजी उस मूर्ति में सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। मूर्ति तो अच्छी बनी थी और उन्हें देखकर ही उन्होंने जो सूत्र दिए थे वो हमारे सामने आ जाते हैं कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब चीज़ें उस मूर्ति को देखकर हमें याद आती है। तो इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो ये एक सफल और सराहनीय यानी कि प्रशंसा करने के लायक ये प्रयास किया है। तो केवल वहाँ पर एक ही चीज़ खटकती है, एक ही चीज़ की कसर हमें देखने को मिलती है। नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। कि ये मूर्ति पूरी अच्छी तरह से बनाई थी और देखने में भी अच्छी है, पर उसमें एक ही चीज़ खटकती है कि पूरी मूर्ति कैसी है, संगमरमर की है, पर उसका जो चश्मा था वो उनकी आंखों पर नहीं था। तो यह अगर चश्मा था भी तो कैसा था, वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कि वहाँ पर उस चश्मे की जगह एक बड़ा सा काला फ्रेम वाला मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कि ये जो मूर्ति वहाँ पर लगाई है, तो हवलदार साहब पहली बार इस चौराहे से गुजरे थे इस कस्बे से, तो वह पान खाने के लिए वहाँ रुके थे। तो तब उन्होंने इस बात पर लक्ष्य अपना ध्यान किया कि चेहरे पर उन्हें एक कौतुक भरी मुस्कान आ गई और वह सोचने लगे कि यह भी अच्छी आइडिया है कि मूर्ति तो पत्थर की है पर उस पर जो चश्मा लगा है वह रियल का है, सचमुच का है।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि हवलदार साहब वहाँ से निकल जाते हैं, फिर भी रास्ते में उन्हें इस मूर्ति के बारे में ही वो सोच रहे हैं कि ये जो बात है कि मूर्ति कैसी है, संगमरमर की है, पर ये जो चश्मा रियल का लगाया है वो तो इस दृष्टि से तो ये नागरिकों का प्रयास जो है वो सराहनीय है, प्रशंसा करने के लायक ही कहा जाना चाहिए। ऐसी सब बातें उनके मन में आ रही थी। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है कि ये जो भावना है देश के प्रति, तो वह देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बात, जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया कि अब दूसरी बार वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें उस मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, कि वो दूसरी बार आए तो उन्होंने ध्यान से देखा कि इस बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, कि पहले जो देखा था वो कैसा था, मोटी फ्रेम वाला था और चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, कि पहले उन्होंने चार कोर होते हैं ऐसा चश्मा देखा था और मोटा था, तो इस बार उन्होंने गोल चश्मा देखा। हवलदार साहब का कौतूक और बढ़ा कि उनकी जानने की इच्छा और भी बढ़ती है। दूसरे दिन दूसरा चश्मा है तो वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कि वो सोचते हैं कि क्या आइडिया है कि मूर्ति अपने कपड़े तो नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो वो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार जब आए तब भी वहाँ पर दूसरा चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। कि तीसरी बार भी उन्होंने ऐसा देखा तो उनका जो कौतुक है वो और भी बढ़ जाता है और वह उस समय पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है भाई, यह तुम्हारे जो नेताजी का चश्मा है वो तो हर बार बदलता रहता है, कैसे बदल जाता है। ऐसा उन्होंने पान वाले से पूछ लिया। पान वाले के खुद में मुंह में पान ठुसा हुआ था। कि क्या है कि जो पान वाला है वो खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हाँ, यहाँ पर हमें ये जो पान वाला है उसका जो चरित्र चित्रण है उसका यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो पान वाला है वो खुद मुंह में पान ठुसा हुआ था और वह कैसा दिखता है कि एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी कि हवलदार ने ऐसे पूछा तो वह क्या करता है कि आंखों ही आंखों में हंसता है और उसकी तोन यानी कि उसका जो पेट है वो भी थोड़ा बड़ा है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि वह उनका जवाब देने के लिए अपने मुंह में जो पान था वो थूकता है और फिर लाल काली बत्ती से, यानी कि पान खाने के कारण उनके जो दांत है वो काले और लाल दिखाई दे रहे थे तो वह भी दिखाई दे और फिर वह बोलता है कि ये सब कैप्टन चश्मे वाला जो है वह करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कि पान वाले ने उन्हें बताया कि यह सब जो है वो चश्मे वाला जो है कैप्टन वो करता है और फिर भी हवलदार साहब जो है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं तो फिर से वो पूछते हैं कि चश्मा चेंज कर देता है तो क्यों चेंज कर देता है। तो वो पूछते हैं, कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कि वो कहता है कि अगर कोई गिराक आता है तो उसको चौड़े चौखट चाहिए होते हैं तो वो कैप्टन कहाँ से लाएगा और उसको
मूर्ति से ही उतार कर दे देता है और उस पर वो चश्मा बिक जाने के बाद दूसरा चश्मा वहाँ पर बिठा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ खुद समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है? कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि नेताजी के मूर्ति पर जो चश्मा है वो हर रोज़ बदलता रहता है, उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। तो ये जो पान वाला है वो उन्हें सब बातें बताता है और फिर भी इतनी सारी बातें जानने के बाद भी ये जो हवलदार साहब है उन्हें अभी भी एक बात समझ में नहीं आती है। और फिर वो पूछता है कि तो फिर ये तो कैप्टन लगा जाता है, पर नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था कि ये सब बातें पूछे उससे पहले पान वाले ने अपने मुंह में दूसरा पान डाल दिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे बीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि उसका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, यह बात पूछी तो उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए अपने मुंह से पान थूका और फिर से वह बोलता है कि मास्टर यानी कि जिसने ये मूर्ति बनाई है, वो जो मास्टर है वह चश्मा बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। कि पान वाले के लिए यह तो मज़ेदार बात थी कि बनाने वाला चश्मा बनाना ही भूल गया, पर ये जो हवलदार साहब है वो उनके लिए तो ये बात चकित कर देने वाली थी और उन्हें द्रवित यानी कि उन्हें दर्द देने वाली भी थी। और ये जो हवलदार साहब है वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे जो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ऐसा लिखा है वो वाकई में सच में ही अध्यापक था कस्बे का। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी जो चश्मा है वो कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। तो यहाँ पर ये जो हवलदार साहब है उन्होंने सच में सही ही सोचा था कि एक महीने में ही मूर्ति बना लेने का वादा कर दिया होगा और ऐसे पत्थर में तो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने और ये तय नहीं कर पाया होगा कि किस तरह का चश्मा बनाया जाए और जल्दी में ये बनाना भूल गया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो ये सब बातें चश्मे के बारे में हवलदार साहब के मन में आने लगती है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। कि ये सब बातें सोचते हुए ये सब उन्हें कौतुक भरा लगा और इन्हीं ख्यालों में वो खोए हुए पान को लेकर पैसे चुकाकर वह चश्मे वाले की देशभक्ति को नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार करते हैं और फिर वो अपनी जीप की तरफ चल पड़ते हैं। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? और वो जाते जाते फिर से पीछे मुड़ता है और पान वाले के पास जाकर
पूछता है कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी था या फिर किसी आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, ऐसा उन्हें पूछता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरह से पान वाले को हवलदार साहब ने पूछा कि वो कैसा है, कि वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या कोई नेताजी का साथी था। तो उन्होंने इस तरह से उन्हें जवाब दिया कि वो तो पागल है पागल और वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। और कहता है कि अगर वो देखो वो आ रहा है, तुम उसी से बात कर लो और उसके साथ फोटो वोटो छपवा दो और कहीं पर तुम उसको लगा लो। इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि हवलदार साहब को ऐसे पान वाले ने उत्तर दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो चश्मे वाला है वो एक देशभक्त है। उसका पता हवलदार साहब को इसकी जो ये सब बातें हैं उनसे लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए कि वह मुड़कर देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था कि वह मुड़कर देखते हैं और उन्हें देखकर ही क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तो उन्होंने क्या देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, यानी कि मरने को आया है वैसा लंगड़ा आदमी, सिर पर कैसी गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली में से निकल रहे थे और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि उन्होंने इसे देखा और उसके हाथ में संदूक और बांस की लकड़ी देखी तो वो सब देखकर क्या हो जाता है, वो दंग रह जाता है, अवाक रह जाता है और क्या करता है कि उसके पास तो दुकान भी नहीं है और वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है और हवलदार साहब तो चक्कर में पड़ जाते हैं। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि वो और भी उन्हें देखकर और भी उन्हें कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा होती है, पर वह पूछ नहीं पाता है क्योंकि पहले ही उन्होंने बता दिया था कि वह अब इसके आगे उसे और कुछ नहीं बताने वाला है। तो उन्होंने पान वाले ने उन्हें खुद ही उनसे बात करने के लिए बता दिया था। और ड्राइवर भी हवलदार साहब का जो ड्राइवर है वो भी बेचैन हो रहा था और काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे कि ये जो हवलदार साहब है वो 2 साल तक वहाँ से गुजरते रहते हैं और हर रोज़ उस बदलते हुए चश्मे को देखते रहते हैं। तो कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। कि फिर एक बार ऐसा होता है कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की जो अधिकांश ज़्यादातर दुकानें थी वो भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा,
क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कि एक दो बार चश्मा नहीं दिखाई दिया तो फिर से हवलदार साहब ने पान वाले को पूछा कि क्यों भाई, इस तुम्हारे जो ये नेताजी की जो मूर्ति है उसके आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला उदास हो जाता है और पीछे मुड़कर अपने मुंह का पान थूकता है और सिर झुकाकर अपना मुंह पोंछता हुआ वो कहता है कि साहब, कैप्टन जो था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और इसके आगे वह कुछ पूछ नहीं पाता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी जीप में जाकर बैठ जाता है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। इस तरह से वो उस दिन चले गए और फिर दूसरे दिन फिर से वहाँ से आना हुआ तो वह फिर से सोचने लगे कि अब तो वहाँ पर वो स्थापित हुई सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा थी वो तो होगी, पर उसके आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और जो चश्मा लगाता था कैप्टन चश्मे वाला वो भी मर गया है, तो अब तो उसके आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा वो सोच रहे थे। और कैप्टन तो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। दूसरी बार वो आ रहे तो ये सब बातें सोचते हुए आ रहे थे कि इस बार तो वो पान भी नहीं खाएंगे और वहाँ पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। ये सब बातें सोचकर वो आ रहा था। सीधे निकल जाएंगे, ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। कि ड्राइवर को भी उन्होंने पहले से ही बोल रखा था कि आज रुकना नहीं है और आज काम भी बहुत है, तो आज वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन फिर भी वो आदत से मजबूर हर रोज देखते हुए जाते थे, तो वहाँ पर उस चौराहे पर आते ही उसकी आंखें ऊपर उठ जाती है और मूर्ति की तरफ देख लेते हैं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। कि उन्होंने कुछ ऐसे देखा कि वो चीख उठे कि जीप रोको, और जीप तो स्पीड में जा रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि अचानक ऐसे चीखने से जीप को ब्रेक मारी ड्राइवर ने, और वहाँ पर चलते लोगों ने भी वहाँ पर देखा। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। कि अभी जीप अच्छे से रुकी भी नहीं कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से उतर जाते हैं और तेज तेज चलकर वो मूर्ति की तरफ चलने लगते हैं और ठीक सामने जाकर वो सीधे ऐसे अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि वहाँ पर वो जाकर क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा, यानी कि ऐसे लकड़ी का जो बनाते हैं बच्चे खेलते हैं, ऐसे चश्मा बनाया हुआ था और वह उनकी आंखों पर लगा हुआ था। जैसा बच्चे बनाते हैं ऐसे चश्मे बनाए हुए थे और उस मूर्ति की आंखों पर लगे हुए थे। और हवलदार साहब जो है वो ये सब देखकर भावुक हो जाते हैं और इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है। तो यहाँ पर इस तरह से कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यहाँ पर देशभक्ति की भावना और अंत में जो सरकंडे के जो चश्मे हैं वो जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चों के द्वारा बनाए गए हुए लकड़ी के चश्मे वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने हमें इस कहानी में देशभक्ति बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में होती है, ये बात हमें यहाँ पर अच्छी तरह से बताई है। तो यहाँ पर ये पाठ
पूरा होता है। तुम्हें यह पाठ जो है वो अच्छे से पढ़ना है, समझना है और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी तुम्हें लिखने हैं।